Starting off with AS12 Accounting for Government Grants. ऑब्जेक्टिव AS12 का ये है कि हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सजेस्ट कर सके गवर्नमेंट ग्रांट्स की, जो भी गवर्नमेंट से हमें ग्रांट्स मिलती है उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ AS12 गवर्नमेंट असिस्टेंट, कोई गवर्नमेंट ने असिस्टेंट दिया अदर देन गवर्नमेंट ग्रांट, कुछ छोटी मोटी सी राहत दी है, कुछ अलग असिस्टेंट दी है जो गवर्नमेंट ग्रांट के अंदर नहीं आती है, वो नॉन एप्लीकेबल रहेगी। दूसरी चीज़, गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन द ओनरशिप ऑफ द एंटरप्राइज। अगर गवर्नमेंट आपकी कंपनी के अंदर कोई स्टेक ले रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ग्रांट दे रही है। डेफिनेशन में गवर्नमेंट कोई भी गवर्नमेंट हो सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, म्यूनसिपैलिटीज़ और नेशनल इंटरनेशनल कुछ भी हो सकते हैं। नॉन गवर्नमेंट ग्रांट्स, तो गवर्नमेंट ग्रांट्स आर असिस्टेंस बाय गवर्नमेंट इन कैश और इन काइंड, कैश में भी हो सकती है, काइंड में भी हो सकती है, टू एन एंटरप्राइज फॉर पास्ट और फ्यूचर कंप्लायंस विद सर्टेन कंडीशंस। उसी ऑर्गेनाइजेशन को मिलती है जिसने कुछ कंडीशंस को फॉलो किया है, कुछ कंप्लायंसेस उसने पूरे करे हैं, जिसकी वजह से वो ग्रांट मिल रही है उसे। लेट्स से आपकी कंपनी में कोई पोल्यूशन फ्री इक्विपमेंट लगाने पे 10 लाख रुपए ग्रांट मिलती है गवर्नमेंट की, तो वो एक कंडीशन है कि आप लगा रहे हो उसे। इन दैट केस उस कंडीशन को फुलफिल करने का रिवॉर्ड है वो ग्रांट। नाउ अप्रोचेस फॉलोड फॉर द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट्स। तो गवर्नमेंट ग्रांट जो हमें मिली है तो उसकी कुछ अप्रोचेस है। नंबर 1 इज कैपिटल अप्रोच। कुछ लोगों का ये आर्ग्यू है कि गवर्नमेंट ग्रांट बहुत ही कम सिचुएशन में मिलती है, तो उसे हम प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन में लेके चले जाएं, मतलब शेयर होल्डिंग बढ़ा दें, अपनी कैपिटल अकाउंट बढ़ा दें, क्रेडिट डायरेक्टली टू शेयर होल्डर्स फंड, क्योंकि वो बहुत ही कम मिलता है, कैपिटल आउटले होता है, ज़्यादातर बड़ी अमाउंट्स मिलती है, कोई 100 200 रुपये तो गवर्नमेंट ग्रांट मिलती नहीं है। तो ये उनके बेसिस पे होता है। सेकंड जो है हमारे पास इनकम अप्रोच, कि इनकम में हम नॉर्मली उसे P&L अकाउंट से हम चार्ज करते रहे, बिकॉज वो बहुत ही कम सिचुएशन में मिलती है, इट इज़ रेयरली ग्रेटिट्यूड्स। उस केस में हम उसे P&L अकाउंट में ले जाएंगे। दूसरी चीज़ ये रहती है कि हम उसे P&L में इसलिए लेके जाते हैं क्योंकि उसको पाने के लिए, उसकी कंडीशंस फुलफिल करने के लिए हमने कुछ एक्सपेंसेस किए थे, तो जब हम एक्सपेंसेस वो हम रियलाइज़ कर रहे हैं, बुक कर रहे हैं, तो हमें इनकम भी एज ए इनकम बुक करनी चाहिए। तो ये इसका एक काउंटर पॉइंट है। मेथड आप AS12 के तहत कोई भी आप फॉलो कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अगर आप कैपिटल अप्रोच फॉलो करना चाहते हैं कैपिटल कीजिए, इनकम अप्रोच फॉलो करना चाहते हैं इनकम कीजिए। देयर इज़ नो कंपल्शन वेदर वन हैज़ टू बी फॉलोड और नॉट, यू कैन फॉलो एनी वन ऑफ देम। रैशनल बेसिस पे होना चाहिए। In most cases, the period over which an enterprise recognizes the cost or expense related to a government grant are readily ascertainable, and thus grant is recognition of specific expenses taken into income in the same period as the relevant expenses. अगर हम कुछ एक्सपेंसेस करते जा रहे हैं हर साल उस गवर्नमेंट ग्रांट को मेंटेन करने के लिए, तो हमें उस गवर्नमेंट ग्रांट को एज ए इनकम अप्रोच के तहत इनकम बुक कर लेनी चाहिए। अगर वो बहुत ही एक एक्स्ट्रॉर्डनरी सिचुएशन के अंदर हमारे को मिला है, लेट्स से कंपनी फॉर्म करने पे हमें SEZ के अंदर गवर्नमेंट ने 10 लाख रुपए ग्रांट दी है, तो हमें पता है वो आगे नहीं मिलेगी हमें, और वो सिर्फ एक बार फॉर्म करने में मिल रही थी, तो हम उसे प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन में जा सकते हैं, हम कैपिटल अप्रोच फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज रिकग्निशन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। कब हम रिकग्नाइज करें गवर्नमेंट ग्रांट? जब मिल जाए या जब लगे कि मिल रही हो? नहीं, तभी हम रिकग्नाइज करेंगे जब देयर इज रीजनेबल अश्योरेंस that the enterprise will comply with the conditions attached to them। मतलब एक रीजनेबल एश्योरेंस है कि जो कंपनी है, जो एंटरप्राइज है, वो जो कंडीशंस अटैच है वो पूरी कर पाएगी। दूसरी चीज़, इट इज़ देयर इज अ रीजनेबल सर्टेनिटी दैट द अल्टीमेट कलेक्शन विल बी मेड। अल्टीमेट कलेक्शन मतलब कि हम अल्टीमेटली कलेक्ट कर पाएंगे उस ग्रांट को। इसमें एक चीज़ जानने वाली है कि मेरे कलेक्शन ऑफ ग्रांट कैन नॉट बी रिकग्नाइज। देयर इज अ रीज़न, आपने आज आपको ग्रांट मिली, आपने उसे रिकग्नाइज कर दिया इनकम के अंदर, लेकिन 2 महीने बाद आपने कंडीशंस फॉलो करनी ही छोड़ दी, तो गवर्नमेंट वो ग्रांट आपसे वापस ले सकती है। द गवर्नमेंट हैज़ द राइट टू डू दैट। नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट ऑफ नॉन मॉनिटरी गवर्नमेंट ग्रांट्स। अब नॉन मॉनिटरी गवर्नमेंट ग्रांट्स, कुछ हमें एसेट दे दिए गवर्नमेंट ने, कोई लैंड दे दिया या कोई बिल्डिंग दे दी या कोई मशीनरी दे दी,
उस सिचुएशन के अंदर अगर तो नॉन मॉनेटरी आइटम्स हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिले तो मुझे एक नॉमिनल वैल्यू पे 10, 15 और 20 रुपए की वैल्यू पे हम दिखा देंगे। अगर कोई कंसेशनल रेट पे मिले तो उसे एक्विजिशन कॉस्ट पे हम दिखा देंगे। लेट्स से 10 लाख का एसेट 5 लाख में मिल गया तो हम 5 लाख रुपए पे दिखाएंगे उसे। अब इसके अंदर भी फिक्स एसेट के अंदर भी हमें दो मेथड्स है डेप्रिसिएशन वगैरह और इनकम एक्सपेंस रियलाइज करवाने के। नंबर 1 कि 10 लाख का एसेट जो हमें मिला है उसे हम बुक्स के अंदर 10 लाख रुपए का फिक्स एसेट दिखाए और 10 लाख रुपए लाइबिलिटी में दिखाए, और दोनों को ही हम इक्विटेबल बेसिस पे हर साल एसेट में से डेप्रिसिएशन चार्ज करते रहे और उसी हिसाब से उसी प्रोपोर्शनल बेसिस पे हम लाइबिलिटी में से एज अ इनकम चार्ज करते रहे। 1 नंबर 2 इज़ कि हम जो हमें गवर्नमेंट ग्रांट मिली है एसेट के केस में, लेट से 10 लाख रुपए दिए गवर्नमेंट ने ये एक एसेट लेने के लिए जो 15 लाख का है, तो हम नेट एसेट दिखा देंगे 15 लाख माइनस 10 लाख 5 लाख पे, और उसे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते रहेंगे हर साल। इन केस ऑफ नॉन डेप्रिशिएबल फिक्स एसेट्स, अब नॉन डेप्रिशिएबल फिक्स एसेट जैसे लैंड हो गया, तो उस केस में ग्रांट्स रिलेटेड टू नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स आर क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व, क्योंकि हम उस देयर इज यूजुअली नो चार्ज टू इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ सच एसेट्स। दूसरी चीज़, अगर कोई ग्रांट को फुलफिल करने के लिए हर साल हमें कुछ खर्चा करना पड़ रहा है तो हम प्रोपोर्शनल बेसिस पे उसे हम खर्चे को बुक करेंगे और उसी हिसाब से प्रोपोर्शनल बेसिस पे हम इनकम को भी बुक करते चलेंगे साल भर। नेक्स्ट वी हैव इज ट्रीटमेंट ऑफ ग्रांट्स रिलेटेड टू रेवेन्यू। अब ग्रांट समटाइम्स क्रेडिट नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आपको हर साल कुछ गवर्नमेंट ग्रांट दे दी 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए, तो उसे हम एज अदर इनकम के अंदर नॉर्मल बेसिस पे हम हर साल उसे दिखाते रहेंगे। सेकेंड मेथड क्या है कि दे आर डिडक्टेड इन रिपोर्टिंग द रिलेटेड एक्सपेंसेस। लेट्स से आपको हर साल 1 लाख रुपए ग्रांट देती है गवर्नमेंट, लेकिन उस 1 लाख ग्रांट पाने के चक्कर में 50,000 रुपये एक्सपेंस खर्च करते हो, तो हम उसे नेट 50,000 रुपये इनकम में दिखा देंगे। नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट इन केस ऑफ रिफंड ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। अब हमें पता चलता है कि कुछ नॉन कंप्लायंस की वजह से या नॉन कंप्लायंस ऑफ द रूल्स की वजह से गवर्नमेंट ग्रांट वापस देनी पड़ रही है। इन दैट केस अगर तो उसे हम एज ए एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम ट्रीट करेंगे। अगर वे द ग्रांट विच इज इन नेचर ऑफ प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन बिकम्स रिफंडेबल इन पार्ट or in full to the government or non-fulfillment of some specified conditions, the relevant amount recoverable by the government is reduced from the capital reserve, तो हम उसे कैपिटल रिजर्व से कम कर देंगे। कोई स्पेसिफाइड एसेट मिला था सस्ते पे तो हम उसकी ग्रॉस बुक वैल्यू बढ़ा देंगे। नेक्स्ट वी हैव, और अगर कोई रेवेन्यू रिकग्नाइज करने में तो वापस देना पड़ रहा है तो हम उसे प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज कर देंगे। नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट ऑफ ग्रांट्स इन द नेचर ऑफ प्रोमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। तो इसमें यही है कि जो गवर्नमेंट ग्रांट में प्रोमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन मिला शुड बी क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व एंड ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ शेयर होल्डर्स फंड। कोई बहुत मोटी अमाउंट मिली है हमें ऐसी रेट में अपनी फैक्ट्री लगाने के लिए 10 लाख 20 लाख 50 लाख, तो उसे हम कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट इज सर्कमस्टांसेस व्हेन गवर्नमेंट ग्रांट कैन बी ट्रीटेड एज एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। वो तभी होगा जब कोई गवर्नमेंट ग्रांट हमें रिसीवेबल होगी एज ए कंपनसेशन फॉर एक्सपेंसेस और लॉसेस इंकर्ड इन अ प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड, जो हमें इस साल मिल रहा है, तो मुझे एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम के में दिखाएगा कि लेट्स से पिछले साल कोई लॉस हुआ था बहुत बड़ा या कोई सरकार ने मुआवजा बांटा काफ़ी हद तक, वो हमें इस साल मिला है तो मुझे एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम दिखाएगा क्योंकि वो खर्चा जो था वो पिछले साल का था, जो लॉस हुआ था वो पिछले साल हुआ था। नेक्स्ट इज डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट में अकाउंटिंग पॉलिसी आएगी, नेचर एक्सटेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट्स रिकॉग्नाइज्ड। थैंक यू।